हेलो फ्रेंड्स, हिमांक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान 087 कोड। 087 कोड का खंड का अभी आज हम सॉल्व करेंगे और इसके सारे खंड करेंगे हम। इसमें खंड का है इतिहास का, खंड का है भूगोल का और खंड का है राजनीतिक विज्ञान और खंड का रहेगा अर्थशास्त्र का। ये हमारे आप ये सारे इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं 1 से 10 तक सामान्य निर्देश। और ये हमारा सीबीएसई के जो साइट पे क्वेश्चन पेपर्स हैं 2025 एंड 26 का सेशन का, ये क्वेश्चन पेपर हमने प्रिंट निकलवा के इसके सॉल्यूशन करेंगे। आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिलान के लिए दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। फ्रेडी सौर्यू स्वतंत्रता की प्रतिमा, सौर्यू का कल्पना दर्शन और है स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने की जमीन। तो फर्स्ट का हमारा आंसर रहेगा, क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि का जो है हमारा फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक सौर्यू थे जो हमारे फ्रांसीसी कलाकार थे। सेकंड है स्वतंत्रता की प्रतिमा। स्वतंत्रता की प्रतिमा है ज्ञानोदय की मशाल। थर्ड है हमारा सौर्यू का कल्पना दर्श। सौर्यू का कल्पना दर्श रहेगा हमारे निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष। जो सौर्यू का कल्पना दर्श था वो हमारे निरंकुश जो संस्थान से जो चीजें खत्म हो गई थी उनके अवशेष वहां से मिले थे। लास्ट ऑप्शन है हमारा स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने की जमीन। जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसके सामने की जमीन हमारा रहेगा लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित नेता की पहचान करना है हमें। ये जो हमारा चित्र है ये हमारे हैं बाल गंगाधर तिलक जी। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। प्रश्न नंबर 2 के स्थान पर दिया गया है, क्योंकि वो जो एनेबल्ड हैं वॉच में, तो उनके लिए है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा कि 19वीं सदी में यूरोप के हजारों लोग निम्नलिखित में से किस कारण से भागकर अमेरिका चले गए थे। जो 19वीं सदी में यूरोप के हजारों लोग थे वो क्यों चले गए थे, किस क्या कारण था अमेरिका वो चले गए। इसका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही होगा, बार बार आने वाले अकाल और खराब जीवन स्थितियों के कारण। क्योंकि आपको क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए सारे ऑप्शन पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे व्यापारी गरीबी और घातक बीमारियों के कारण, थर्ड ऑप्शन रहेगा लगातार युद्ध के कारण, फोर्थ रहेगा कठोर जलवायु के कारण। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सूटेबल होगा कि बार बार आने वाले अकाल और खराब जीवन स्थितियों के कारण 19वीं सदी के यूरोप जो यूरोपीय लोग थे वो अमेरिका चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, लुई सेबेस्टियन सरिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। इस वाक्य में किन्हें निरंकुशवादी कहा गया है, यानी कि लुई सेलिबस द्वारा ये जो वाक्य दिया गया है निरंकुशवादी कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समाज को बदलने लगा शिक्षित वर्ग है, या फिर सेकंड है निरंकुश संस्थान जैसे चर्च और राजशाही, थर्ड रहेगा नए पुस्तकों के लेखक या मुद्रण प्रेस। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जो लुई सेलिब्रेस्टन ने ये इस वाक्य में कहा गया है निरंकुशवादी शासक को। तो निरंकुशवादी शासक किसको कहा गया है, चर्च और राजशाही को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा कि का पॉइंट है कि सिल्क रूट पूर्व आधुनिक काल के जीवंत व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण था, जो दुनिया के दूर दूर के हिस्सों को जोड़ता था। इस कथन को किसी भी दो उदाहरणों के साथ समझाइए। तो इसके दो उदाहरण रहेंगे। पहला उदाहरण रहेगा रेशम का व्यापार, दूसरा रहेगा बौद्ध धर्म का प्रसार। हाँ क्वेश्चन रहेगा कि कभी कभी नई फसल जीवन और मृत्यु के बीच फर्क कर सकती थी। इस कथन को समझाइए। इसका आंसर इस तरह से है, ख का आंसर है कि यह कथन सही है, क्योंकि आलू जैसी नई फसलों के आगमन ने यूरोप के गरीबों के जीवन को बेहतर बना दिया, जिससे वे बेहतर खा सकते हैं और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि आलू की खेती शुरू होने से पहले गरीब किसान अक्सर भुखमरी का सामना करते थे। आलू पर निर्भरता का एक नकारात्मक उदाहरण जैसे आयरलैंड में 1840 के दशक
के मध्य में देखने को मिला था, जब आलू की फसल बीमारी से नष्ट हो गई, जिससे हजारों लोग भुखमरी से मर गए। यह दर्शाता है कि फसलें वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन रहेगा सिक्स का ऑप्शन रहेगा, भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में विभिन्न सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तर उदाहरण से इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसका आंसर इस तरीके से है, देखिए। का आंसर इस तरीके से रहेगा कि इतिहास की पुनर्व्यवस्था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों ने अपने गौरवशाली प्राचीन इतिहास को फिर से खोजा, जिसने उनके आत्मविश्वास और एकता की भावना भी पैदा कर दी थी। सेकंड जो था कि लोक कथाएं और गीत, जैसे लोक कथाएं थी और गीत थे, नृत्यों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को एकजुट बनाया, उनको एकत्रित करा, जिससे राष्ट्रीय पहचान मजबूत हो गई थी। फिर थर्ड पॉइंट रहेगा प्रतीक और चिन्ह। राष्ट्रीय ध्वज जैसे प्रतीकों को डिजाइन किया गया, जो एकता का प्रतीक बनकर लोगों को एक साझा पहचान से जोड़ दिया। फिर भाषा और साहित्य, विभिन्न भारतीय भाषाओं में साहित्य और राष्ट्रवादी कविताओं ने लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा भी दिया, जिससे ये पता चलता है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ऑप्शन है हमारा, नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी साधन बन गया। उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि करें। इसका उत्तर इस तरीके से है, देखिए। का आंसर है कि नमक मार्च उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक प्रभावी साधन बन गया, क्योंकि यह सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को चुनौती देता था। जो नमक कानून था ब्रिटिश सरकार का, उसको चुनौती दे रहा था, और जो नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार स्थापित करता था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण करों और आर्थिक शोषण को उजागर किया, और आम लोगों को एकजुट किया, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया कि लोग एकजुट हो गए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो चीज गई, तो इससे हमारा नमक मार्च सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का गठन किसी आकस्मिक उथल पुथल अथवा क्रांति का निर्माण परिणाम नहीं था, अपितु एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। उपयुक्त तर्क देकर इस कथन का विश्लेषण कीजिए। आंसर देखिए इसके। सेवंथ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि जातीय पहचान। फर्स्ट होगा जातीय पहचान। ब्रिटिश द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश जैसी विभिन्न जातीय पहचान वाले लोग रहते थे। सेकंड क्या रहेगा, संसदीय कार्यवाही। 1688 में अंग्रेजी संसद ने राजशाही से शक्ति छीन ली थी, और जिससे एक राष्ट्रीय राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। सेकंड पॉइंट रहेगा कि संघ का अधिनियम। 1707 में के एक्ट ऑफ यूनियन ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण कर दिया था। फोर्थ पॉइंट रहेगा कि आयरलैंड का विलय। 1801 में आयरलैंड को जबरदस्त यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। फोर्थ पॉइंट रहेगा कि सांस्कृतिक प्रभुत्व। एक नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण अंग्रेजी संस्कृति के प्रभुत्व के माध्यम से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवंथ का ऑप्शन रहेगा हमारा, 1815 में तैयार की गई वियना संधि का उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तन को समाप्त करना था। इस संधि के महत्वपूर्ण प्रावधानों को उजागर कीजिए। इसका आंसर इस तरीके से है। सेवंथ का रहेगा सेवंथ का ख है कि वियना संधि का उद्देश्य है। इसमें पूछा गया कि 1815 में तैयार की गई वियना संधि का उद्देश्य बताना है, और नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तनों को समाप्त करना था। तो इस संधि का पूरा हमें प्रावधान देना है उसको। तो पहला है वियना संधि का उद्देश्य। तो 1815 में तैयार की गई वियना संधि का उद्देश्य था नेपोलियन युद्धों के दौरान जो नेपोलियन युद्ध हो रहे थे, उसमें यूरोप में आए अधिकांश परिवर्तनों को समाप्त करना। जो यूरोप में उसकी वजह से परिवर्तन आ रहे थे, उसको समाप्त करना था, और यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था का बहाल करना था। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा संधि के प्रावधान क्या है। फर्स्ट रहेगा कि राजवंशों की बहाली। फ्रांस में बोरबोन राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया। सेकंड है सीमाओं का निर्धारण। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य स्थापित किए गए, ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार ना हो सके। थर्ड पॉइंट रहेगा कि नेपोलियन के परिवर्तन समाप्त। पर नेपोलियन द्वारा स्थापित जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया, लेकिन अन्य कई परिवर्तनों का उलट दिया गया था। थैंक यू।
सकते हैं 8th में हमें पैराग्राफ दिया जाएगा और उसके 8.1, 8.2, 8.3 करके क्वेश्चंस दिए जाएँगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड और थर्ड तीनों के आंसर हमें इस पैराग्राफ में पढ़ के या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए हमें। चलिए देखते हैं इनके आंसर। 8.1 क्वेश्चन है हमारा कि कृष्णा जी द्वारा अखबार निकालने का मुख्य कारण स्पष्ट कीजिए। तो उनका मुख्य कारण क्या था? तो उनका मुख्य कारण था कि स्थानीय दिलचस्पी की उपयोगी अखबारों और सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण, विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं और देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर दक्कन के बारे में जानकारी का प्रसार करना था, ताकि ज्ञान का प्रसार और जन कल्याण हो सके। चलिए 8.2 देखते हैं। 8.2 में है कि देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं का कार्य किस प्रकार विपक्ष की भूमिका जैसा था। यानी कि जो देसी अखबार थे और सार्वजनिक सभाएं थी, वो कैसे एक दूसरे के लिए विपक्ष बने हुए थे। तो देसी अखबारों और राजनीतिक सभाओं का कार्य इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की भूमिका जैसा था, क्योंकि वे सरकारी नीतियों की आवश्यक समीक्षा करते हैं, लोगों के हितों को साधने में अक्षम हिस्सों को निकालते हैं, सुधार करते हैं और उन्हें तेजी से लागू करने का भी काम करते हैं। 8.3 पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी में अखबारों की लोकप्रियता के कारणों का विश्लेषण करिए कि 19वीं शताब्दी में अखबारों की इतनी लोकप्रियता क्यों हो गई थी। तो 19वीं शताब्दी में अखबारों की लोकप्रियता के कारण थे कि वे स्थानीय और उपयोगी खबरें देते थे। इनकी स्थानीय और उपयोगी जो इम्पोर्टेंट को न्यूज़ होती थी वो देते थे, ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक थे, तथा सरकारी नीतियों की समीक्षा कर लोगों के हितों के सुधारों को भी मांग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।